नमस्कार, आप देख रहे हैं पढ़ाकू कार्यक्रम और मैं हूं विनोद शर्मा। मेरे साथ हैं हिमांशु मंगल, गंगापुर सिटी के रहने वाले हैं। बिना कोचिंग के देश की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम यूपीएससी को कैसे पास किया जाए, ये हिमांशु मंगल से आम स्टूडेंट को सीखना चाहिए। हिमांशु मंगल एक सामान्य परिवार के हैं, घर की आर्थिक स्थिति भी सामान्य है। आईआईटी मुंबई हो या सीएफए जैसी अंतर्राष्ट्रीय एग्जाम, सभी एग्जाम इन्होंने बिना कोचिंग के शुरू किए है। मन में एक सपना था बचपन से कि मैं आईएएस बनूं, लेकिन घर की पारिवारिक आर्थिक वजह से इनको आईआईटी से पास होने के बाद जॉब करनी पड़ी। जॉब करने के दौरान इनका भाई का एक दिन के पास फ़ोन आया कि भाई जो यूपीएससी की किताब है इनको क्या मैं बेच दूं। इसी बात को मन में टीस लगी और एक बार जो पुराना सपना था उसको साकार करने की ठानी। जॉब को छोड़ दिया, गंगापुर सिटी लौट आए और बिना कोचिंग के एग्जाम दी और 288वीं रैंक प्राप्त करी। हिमांशु जी, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज़ संभाग को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और यहाँ पर मुझे बोलने का मौका दिया। बचपन से ही एक सपना था कि आईएएस बनना है और जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2022 में मैंने 288 रैंक हासिल की है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कैसे ये जो जर्नी है, ये जो पूरी जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ से वो जो सपना है वो शुरू हुआ था। तो बात है 2011 की, जब मैं 10वीं क्लास में था। 10वीं क्लास का रिज़ल्ट आ चुका था और 2011 में जब 10वीं क्लास का रिज़ल्ट आ गया था तो एक इंस्टीट्यूट था या एक स्कूल मान लो, उन्होंने एक एग्ज़ाम कराई थी। उस एग्ज़ाम में मैंने टॉप किया था। अब वो एग्ज़ाम में मैंने टॉप तो कर लिया, बट जो प्राइज़ मनी थी वो उन्होंने मेरे को देने से मना कर दिया था। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। बट एक चीज़ ये थी कि मुझे बचपन में डर नहीं लगता था किसी से, तो मैं सीधे पहुँच गया एसडीएम ऑफिस। अब वो एसडीएम ऑफिस में मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और एक दिन में ही जहाँ पे वो जो एसडीएम सर बैठे थे उन्होंने वो पूरा मैटर सॉल्व कर दिया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इस पोजीशन पे इतनी अच्छी पावर है, इतनी अच्छी अथॉरिटी है कि एक दिन में इन्होंने वो काम सॉल्व करा दिया जो काफ़ी दिनों से अटका हुआ था। तो वहाँ से एक जो बीज है वो बोया गया। फिर 10वीं का रिज़ल्ट आ चुका था। फिर मैं चाहता था कि मैं भी कोटा जाऊँ, सबकी तरह कोटा जाकर तैयारी करूँ और आईआईटी में जाऊँ। बट आर्थिक स्थिति घर की थोड़ी ठीक नहीं थी और कोटा जाने में काफ़ी खर्चा भी लगता है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो घर पे रह के ही तैयारी करते हैं, क्या पता अपना यहाँ से हो जाए। मतलब वो एक ऐसा टास्क था जो इम्पॉसिबल सा था, बट फिर भी मुझे लगा चलो यहीं रह के तैयारी करनी चाहिए। फिर 11वीं और 12वीं में जमकर मेहनत करी, काफ़ी मेहनत करी थी। और 12वीं का जब रिज़ल्ट आया तो हमारा बैच गंगापुर से ऐसा पहला बैच था जहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में पहली बार कोई यहीं से बिना कोचिंग के आईआईटी बॉम्बे में पहुंचा था। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि अब तक कोई एक ऐसी चीज़ जो असंभव मानी जाती थी वो हासिल हो गई थी। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे बैच के बाद ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो यहीं से पढ़कर मेरा जो स्कूल था डीएस साइंस अकेडमी, वहीं से पढ़कर सीधे आईआईटीज़ में पहुँचते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में पहुँचते हैं। तो अब 12th तो हो चुकी थी, फिर हम पहुँचे अपने कॉलेज में आईआईटी बॉम्बे। फिर आईआईटी बॉम्बे की मैं जर्नी थोड़ी सी यहाँ पे बताना चाहूँगा। जैसे 11वीं और 12वीं मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तो कॉलेज में जाने के बाद बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली। अब इतनी सारी नई चीज़ें ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। मैं तो गंगापुर सिटी से कभी बाहर ही नहीं निकला था 12वीं तक, और गंगापुर सिटी एक बहुत छोटी सी जगह है। तो जब मैं कॉलेज पहुँचा तो मुझे लगा कि मुझे अब सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए और मैं बहुत चीज़ें ट्राई करने लगा। तो उस पूरी नई चीज़ों को ट्राई करने में पढ़ाइयाँ थोड़ी पीछे रह गई थी और परिणाम उसका ये हुआ कि 3rd सेमेस्टर में मैं फेल हो गया था। अब मुझे लगा कि बचपन में अपन पढ़ने में इतने अच्छे थे और 3rd सेमेस्टर में आके हम फेल हो गए। तो मुझे ये बात काफ़ी चुभी। मैं मेरे घर पे भी आया था उस टाइम पे। मैंने घर पे बताया नहीं था कि मैं फ़ेल हो गया हूँ, पर मेरे पापा को कुछ ना कुछ भनक पड़ गई थी कि कुछ तो दिक्कत है। फिर मुझे अभी भी याद है वो इंसिडेंट। मेरे पापा ने मुझे वो हनुमान जी वाली स्टोरी सुनाई थी। रामायण में एक हनुमान जी वाली स्टोरी है, जब हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे, फिर राम भगवान ने उन्हें उनकी स्टोरियों को याद दिलाया था और फिर वो समुद्र पार करके लंका में गए थे। तो मेरे पापा को पता नहीं था कि मैं फ़ेल हो चुका हूँ, बट उन्होंने मेरे को ये स्टोरी सुनाई और मेरे को वो चीज़ वापस चुभ गई। फिर मैं वापस पहुँचा 4th सेमेस्टर में अपने कॉलेज में और फिर मुझे लगा कि अब कुछ करना चाहिए, मस्ती बहुत हो गई है। 4th सेमेस्टर से मैंने जम के मेहनत की और ऑलमोस्ट 3rd सेमेस्टर में मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। और ऐसा हुआ था कि जो सेमेस्टर जनरली जो इंजीनियरिंग की डिग्री है वो 4 साल में होती है और 8 सेमेस्टर लगते हैं उसको ख़त्म करने के लिए। तो मैंने वो डिग्री 3.5 साल में ही ख़त्म कर ली थी
और आईआईटी बॉम्बे से शायद मैं पहला था जो 3.5 साल में डिग्री ले ली थी जिसने वहाँ से। और ऐसा मैंने क्यों किया था वो भी मैं बताना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया कि घर की आर्थिक स्थितियाँ इतनी सही नहीं थी, पर मुझे ये था कि यूपीएससी करना है, और अगर यूपीएससी करना है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके लिए पैसे भी चाहिएंगे, और जो इतने थे नहीं। तो मुझे लगा क्यों ना एक सेमेस्टर बचा लिया जाए, तो एक सेमेस्टर की मुझे फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, और वो जो 6 महीने बचेंगे उनसे मैं अपनी यूपीएससी की तैयारी कर लूँगा। तो 7वें सेमेस्टर में मैंने डिग्री ले ली थी आईआईटी बॉम्बे से, और उस टाइम तक मेरी जॉब भी लग गई थी। तो जो 8वां सेमेस्टर था उसमें मैं कॉलेज में नहीं था, मैं दिल्ली पहुंच गया था। दिल्ली पहुंचा, जनवरी की बात है, जनवरी 2017 की बात है। मैंने किसी कोचिंग में पहली बार गया था मैं, तो मैंने कोचिंग में कदम रखा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। उन्होंने फ़ीस बताई 1.5 लाख रुपए। मैं वहीं से बाहर से ही वापस आ गया, मैंने कुछ पूछा ही नहीं उनसे। फिर मैं 6 महीने दिल्ली में रहा था, दिल्ली में ही रहा था मैंने कोचिंग नहीं की, पर मैं खुद से ही तैयारी कर रहा था। तो 6 महीने मैंने वापस जम के मेहनत की, बहुत मेहनत की, और मुझे लग रहा था शायद हो जाएगा। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था, बट 2 या 3 मार्क्स से मेरा उस टाइम वो प्रीलिम्स रह गया था। अब मुझे पता था कि अगर वापस से तैयारी कंटिन्यू रखनी है तो 1 साल बाद तो एग्ज़ाम होगा, और उसके 1 साल बाद रिजल्ट आएगा, मतलब 2 साल तक अपन जॉब नहीं कर पाएंगे। और इतनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं थी कि 2 साल तक मैं जॉब ना करूं, क्योंकि मेरे को अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि चलो कोई बात नहीं, अपन अभी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी लगभग जुलाई 2017 में। मैंने सिटी बैंक में जॉब ज्वाइन की, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में। पुणे में मैं जॉब करता था, और सिटी बैंक एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके 180 से ज़्यादा देशों में ऑफिसेज हैं। फिर मैं अपनी जॉब में गया। जॉब में जाने के बाद क्योंकि मैंने सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ाई की थी और मेरी जॉब सॉफ्टवेयर में थी, तो मुझे स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, तो मुझे सीखने में काफ़ी टाइम लग रहा था। और पहले मैंने सोचा था कि मैं यूपीएससी की जो तैयारी है वो जॉब के साथ ही कर लूँगा, तो दोनों चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। बट क्योंकि जॉब मेरे को थोड़ी हेक्टिक लग रही थी मेरी, तो मैं दोनों चीज़ें साथ में मैनेज नहीं कर पाया। और वहाँ पे नए बहुत सारे दोस्त भी मिले थे, नए बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को भी थी। मुझे ट्रैक्स पे जाना पसंद था, पैराग्लाइडिंग वगैरह ये सब करना पसंद था, तो मैंने ये सब चीज़ें भी एक्सप्लोर की। तो उस जद्दोजहद में कहीं ना कहीं वो यूपीएससी का जो सपना था वो दिल्ली में ही रह गया था। तो अब बातें चल रही थी, जॉब भी चल रही थी। 2017 से 18 हुआ, 18 से 19 हुआ, 19 से 20 हुआ, 3 साल निकल चुके थे। मैं 21 साल का था जब मैंने यूपीएससी में पहली बार अटेम्प्ट दिया था 2017 में। अब मैं हो चुका था 24 साल का, और 2020 चल रहा था। तो मुझे अब भी याद है वो दिन, मेरे भाई का फ़ोन आया था। वो मुझे बोलता है कि मैं तेरी जो यूपीएससी की किताबें हैं उनको मैं बेच रहा हूँ, ये घर में ऐसी जगह धूल खा रही है। तो मैंने कहा किताबों को हाथ नहीं लगाने का, मेरे को मतलब चुप गई उस दिन वो बात। तो मेरे को फिर रियलाइज़ हुआ कि यार एक सपना था, मतलब वो 3 साल पहले का सपना नहीं था, वो 10th क्लास में कभी एक घटना हुई थी तब वो सपना बोया था, वो सपने का क्या हुआ मतलब। तो फिर मैंने इस पे सोचना विचारना शुरू किया। फिर मुझे लगा कि शायद मुझे वापस से देना चाहिए, बट मेरे दिमाग में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो फिर मेरे एक भैया हैं जो कि सीए हैं, फिर मैंने उनको फ़ोन लगाया जो ऑलरेडी जॉब में थे। उनको मैंने फ़ोन लगाया और मैं काफ़ी परेशान था उस दिन। तो अब वो मेरे साथ अभी यहाँ हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो यहाँ पे आए। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमित मंगल है, मैं बाय प्रोफेशन एक चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, और मैं हिमांशु का भी धन्यवाद दूंगा कि उसने मुझे यहाँ पे बुलाया। तो मुझे अभी भी याद है वो दिन, जनवरी की बात थी, रात को 10 बज रहे थे। इसका कॉल आया कि मैं ऐसे परेशान हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं जॉब में ही कंटिन्यू करूँ या फिर आगे एमबीए करके एक अच्छा करियर चुनूँ या फिर मैं यूपीएससी करूँ। फिर हमारी 3-4 दिन लगातार बातें हुई। मैंने इसको बताया जॉब का एक्सपीरियंस कि आगे जॉब में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कैसे आगे बढ़ सकते हो और एमबीए के बाद क्या कर सकते हो। पर कहीं ना कहीं 3-4 दिन लगातार बात करने के बाद मैंने इससे कहा कि तेरा जो बचपन का सपना है 10th क्लास का, जो कि यूपीएससी क्लियर करना, वो क्यों ना उसी पे पूरी तरीके से संपूर्ण फोकस उसी पे किया जाए। क्योंकि पिछली बार जब इसने 2017 में एग्ज़ाम दिया था, इतनी मेहनत करके अपनी आईआईटी की डिग्री 7th सेमेस्टर में ही कंप्लीट कर ली थी, और एक सेमेस्टर बचाया यूपीएससी तैयारी के लिए, और सिर्फ मात्र 2 या 3 नंबर से मुझे अभी भी याद है वो प्री क्लियर नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं हम यही बातें कर रहे थे कि क्यों ना जॉब छोड़ के संपूर्ण तरीके से यूपीएससी की तैयारी की जाए, और जो बचपन का सपना है
इसका तो सपना ही था कि ये आईएएस बने, पर पूरे परिवार का भी सपना था कि ये आईएएस बने, तो क्यों ना उसी पे फोकस किया जाए। फिर निश्चित रूप से सभी लोगों ने, पूरे परिवार ने डिसाइड किया कि ये जॉब छोड़ के तैयारी करे। अब ये बात हो रही थी कि ये दिल्ली जाए या घर पे पढ़े, तो फिर सभी घर वालों ने मिलकर डिसाइड किया कि इसको घर पे ही क्यों ना ऐसा माहौल दिया जाए कि ये सिर्फ पढ़ाई करे और बाकी खाने रहने हर तरह की व्यवस्था हम ही करें। फिर सारे घर वालों ने ये इंश्योर किया कि ये पढ़ाई करे और बाकी चीज़ें हम लोग मैनेज करें। तो जैसा कि अभी मेरे भैया ने बताया कि उस दिन हमारी बात हुई और मैं बहुत कन्फ्यूजन में था, तो अभी शायद ये बात इतनी बड़ी नहीं लगे, पर जो लोग जॉब में हैं और जो शायद यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अपनी जॉब छोड़ने की सोच रहे होंगे, उनको वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि वो कितना बड़ा डिसीजन होता है, एक वेल सेटल्ड जॉब को छोड़ना और एक ऐसे फील्ड में घुस जाना जहाँ आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि आपका होगा या नहीं होगा। तो वो बहुत बड़ा फैसला था और मैंने काफ़ी लोगों से कंसल्ट भी किया था उस डिसीजन में जाने से पहले। मैंने एक बार जॉब में रहते हुए ही कुछ महीने पहले पढ़ के भी देख लिया था कि मैं इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से पढ़ भी पाऊँगा या नहीं पढ़ पाऊँगा, और तभी मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मान लो अपन को यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो अपन को पता है बहुत ज़्यादा अनसर्टेन चीज़ है, क्या पता हो क्या पता नहीं हो। तो जब मैं जॉब में था तो ऐसा ही नहीं है कि केवल मैं अपनी जॉब ही कर रहा था, मैंने जॉब के साथ सीएफए की डिग्री करी। उससे कि मतलब वो डिग्री मैंने इसीलिए की थी कि क्या पता अपन को लाइफ में आगे जाके वापस से अगर यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ी और मान लो यूपीएससी में नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को अपनी लाइफ के साथ या लाइफ में मैं जैसी प्रोग्रेस चाहता हूँ उसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो मान लो अगर मेरा नहीं होता यूपीएससी में, तो भी मेरे पास एक अच्छा कैरियर बैकअप प्लान था कि मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा लाइफ में। तो फिर वो सोचकर मैं जॉब छोड़ दी थी और मई 2020 में मैं जॉब छोड़कर वापस आ गया था। अभी दिल्ली जाना है या नहीं जाना, कोचिंग करनी है या नहीं करनी, तो मैं पहले से ही काफ़ी क्लियर था। 11th और 12th में भी मैंने कोचिंग नहीं की थी, और तो उसी वजह से मेरे को एक कॉन्फिडेंस था कि बिना कोचिंग के भी यूपीएससी निकाला जा सकता है। तो मैं अपने घर आ गया था गंगापुर सिटी, और वहीं से फिर मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की। मई 2020 की बात है ये, और उस साल कोरोना की वजह से 1 महीने बाद ही जून में एग्ज़ाम होना था, बट कोरोना की वजह से वो एग्ज़ाम 4 महीने खिसक गया था और मैंने फॉर्म भरा हुआ था पहले से ही। तो क्योंकि वो एग्ज़ाम खिसक गया था, अब 5 महीने थे, तो मुझे लगा क्यों ना यही अटैम्प्ट दे दिया जाए, इसी में ट्राई कर लेते हैं। फिर मैंने उस अटैम्प्ट के लिए जमकर मेहनत की और उस साल मेरा प्रीलिम्स निकल गया था। प्रीलिम्स निकल गया और मैंने लिया था मैथ्स ऑप्शनल। मैथ्स ऑप्शनल तो अभी तक पढ़ा ही नहीं था। अब जिसको भी थोड़ी सी भी जानकारी है उसको पता है कि मैथ्स ऑप्शनल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। तो उस साल मेरी तैयारी मैथ्स ऑप्शनल की बिल्कुल नहीं थी, तो इस वजह से मेरा मेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाया, और मुझे पता भी था कि सिलेक्शन नहीं होगा। तो फिर कोई बात नहीं, घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया। एक चीज़ मैं घर वालों के बारे में यहाँ बोलना चाहूँगा, मतलब जब भी सिलेक्शन हो जाता है तो मंच पे अपन को या किसी भी सोशल मीडिया पे या टीवी पे केवल वो इंसान देखने को मिलता है जिसका सिलेक्शन हुआ है, पर उसके पीछे जो फाउंडेशन है, उसके पीछे इतने सारे जो लोग लगे हुए थे जिनकी वजह से, मतलब वो जो लोग उसको मिलकर उठा लेते वो कभी टीवी पे नहीं आते। जैसे आज मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई और मेरी बहन यहाँ पे नहीं है। मैं काफ़ी लकी हूँ कि मेरा एक भाई को यहाँ पे आने का मौका मिला और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उस चीज़ से। अगर मेरे बाकी घर वाले भी यहाँ पर आ पाते तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता। तो इन सभी लोगों ने मुझे घर पे इतना बढ़िया माहौल दिया। मतलब लोग मेरे से पहले तो ये पूछते हैं कि घर पे रह के कैसे पढ़ाई हो जाती है और गंगापुर से रह के कैसे कर लिया। तो मैं यही बोलता था कि मुझे दिल्ली जाना पसंद ही नहीं है। मतलब मैं 1-2 दिन के लिए जाता हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ। तो घर वालों का काफ़ी बड़ा रोल रहा है इसमें। मेरा जो भाई है, मेरी मेंस की एग्ज़ाम में मैं हमेशा मेंस मैंने 3 बार दिया है, मैं तीनों बार उसको साथ में लेके गया हूँ। वो मुझे एग्ज़ाम सेंटर पे ड्रॉप करके आता है, छोड़ के आता है, बीच में खाना रहना सब कुछ वो मैंने करता है, और उसका काफ़ी बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में। मतलब एक जो वो बैकबोन होती है ना कि वो गिरने नहीं देगा तुमको कभी, वो काफ़ी बड़ा रोल है। और मैं, मेरा जो भाई है विकास मंगल, उसको काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। और तो मेरे घर वालों ने सारी चीज़ें इंश्योर करी। मतलब मेरे को बेड पे खाना आ जाता था, मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ता था। तो इन चीज़ों से आपको लगता है कि यार अपन अकेले ही नहीं है, इतने सारे लोग जो है, मतलब इतने सारे घर वाले हैं, पूरी एक्सटेंडेड फैमिली जो थी वो सबका काफ़ी सपोर्ट रहता था। तो वो एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन की तरह भी काम करता है कि नहीं यार कुछ करेंगे, मतलब अपने लिए नहीं, इन सब के लिए करेंगे। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब 2020 में जब मेरा नहीं हुआ था, तब उस साल मेरा एक भाई है अंकुश मंगल,
उसका यूपीएससी में उस साल हो गया था। तो हमारे घर में एक तो पहली बार तो काफ़ी अच्छा लगा कि यार अपने घर में से पहली बार चलो यूपीएससी किसी ने निकाला है, और दूसरा उसने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि यार अब मेरा भाई हो गया है, अब दूसरा नंबर अपना है, अब इसने कर दिया तो अपन को भी करना ही है। तो अब 2021 की बारी आई। 2021 में बहुत बढ़िया तैयारी थी, काफ़ी चीज़ों पे काम किया, जिन चीज़ों में पहले मार्क्स अच्छे नहीं थे उन पे काफ़ी काम किया। तो प्रीलिम्स हो गया था उस साल, मेंस भी काफ़ी अच्छे से गया था, मेंस का भी दे दिया, इंटरव्यू भी हुआ, इंटरव्यू भी दिया। अभी इंटरव्यू में मैं जब जाता हूँ तो मैं अपने सारे भाइयों को लेके जाता हूँ, मतलब हम 4 लोग जाते थे साथ में और मैं होता था। वो जाने से इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है ना, मतलब मेरा आधा कॉन्फिडेंस तो वहीं बढ़ जाता है। 5 लोग इंटरव्यू देने आए, मैं अकेला नहीं जा रहा, मतलब उस चीज़ से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं काफ़ी लकी हूँ इस चीज़ में कि सारे घर वाले काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो मैं बता रहा था कि प्रीलिम्स हो गया था, मेंस हो गया था, इंटरव्यू हो गया था, फाइनल रिजल्ट जब आने वाला था तो काफ़ी उम्मीदें थी, मुझे भी काफ़ी उम्मीदें थी, सारे घर वालों को, दोस्तों को, सभी को काफ़ी उम्मीदें थी। बट जब रिजल्ट चेक किया तो मेरा नाम ही नहीं था। मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। वो शायद लाइफ का सबसे बड़ा सेटबैक रहा होगा। मुझे पता था कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उस साल, बहुत ही ज़्यादा, बट मैं लिस्ट में नहीं था, बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। और सबसे बड़ी बात यह कि उसके 4 दिन बाद प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था और मैंने प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि मेरे पेपर काफ़ी अच्छे हुए थे और मुझे लग रहा था कि इस साल ही जो अपन को चाहिए वो मिल जाएगा। पर हुआ ऐसा कि 2020 में जब मैंने बहुत कम तैयारी के साथ पेपर दिया था, तब 2 पेपर में मेरे बहुत ही अच्छे मार्क्स थे। एक ऐसे का पेपर होता है और एक एथिक्स का पेपर होता है, और ये 2 पेपर मेरे को अपनी स्ट्रेंथ लगते थे हमेशा से। पर 2021 का जब रिजल्ट आया तो मेरे उन 2 पेपर्स में मिला के 55 नंबर कम हो गए थे, और 55 नंबर बहुत बड़ी बात है यूपीएससी में। मतलब तुम एक तो लिस्ट से बाहर हो और एक तुम टॉप 100 में आ जाओगे, इतना बड़ा डिफरेंस होता है उसका। बट जो था वो था, अब कुछ कर नहीं सकते थे। अब 4 दिन बाद था प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं दुख मनाऊँ, मैं क्या करूँ। मतलब मेरी मेंटल स्टेट काफ़ी ख़राब हो गई थी उस टाइम पे। और ऐसा कई बार होता था कि मेरे को रात में सो रहा हूँ, मैं उठ जाता था, मतलब 2 बजे मेरी आँख खुल जाती थी। तो मेरे को ये पता नहीं था कि यार प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा। मैं थोड़ा सा डर भी लग रहा था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, देखते हैं। अब मैं 4 दिन में तो कुछ नया पढ़ नहीं सकता था, तो 4 दिन मैंने पुराने पेपर लिए 3-4 साल के, और उनको 4-4, 5-5 बार पढ़ के चला गया। और एक फेक कॉन्फिडेंस लेके मैं एग्ज़ाम में बैठा कि भाई अपने को सब कुछ आता है, जबकि मेरे को आता बहुत कम था। मतलब मैंने उस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी नहीं की थी, बट मैंने कहा चलो कोई नहीं, अपन एक फेक कॉन्फिडेंस लेके एग्ज़ाम में जाएंगे। कॉन्फिडेंस अपना कम नहीं होना चाहिए। मैं एग्जाम में बैठा, मैंने आराम से, मैं एग्जाम क्लियर करने गया ही नहीं था। मेरे को ये था कि 100 क्वेश्चन आएंगे, अपन 100 क्वेश्चन करके आ जाएंगे। तो मैं एग्जाम देकर आया अच्छे से। जयपुर में मेरा सेंटर था, जयपुर से एग्जाम देकर आ रहा था, मैं बस में था, और मैंने एक थॉट प्रोसेस बना लिया था उस टाइम पे कि या तो इस साल अपना कुछ हो, वरना देखते हैं आगे क्या करना है, या तो प्रीलिम्स निकले या फिर देखेंगे क्या करना है। तो मुझे वेट नहीं करना था, मैं बस में आ रहा था और मैंने बस में ही आंसर की मिला ली थी, बस में बैठे बैठे आंसर की चेक कर ली थी। एंड मेरे लिए सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उस साल मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आए प्रीलिम्स में। तो जो मैं बता रहा था ना, एक फेक कॉन्फिडेंस लेके मैं गया था। तो कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल है इस पूरी प्रोसेस में। इस पूरी प्रोसेस में तो क्या, तो लाइफ में कॉन्फिडेंस का काफ़ी बड़ा रोल रहता है। तो मेरा प्रीलिम्स उस साल निकल गया था। फिर आई मेंस की बारी। मेंस की तैयारी पहले ही अच्छी की थी, इस बार और अच्छे से तैयारी की, तो मेंस भी वापस हो गया। अब इंटरव्यू के लिए कॉल आया। तो पिछली बार मेरे इंटरव्यू में भी कम मार्क्स थे, तो इस बार मैंने इंटरव्यू के लिए काफ़ी मेहनत की, काफ़ी लोगों से बात की, जिन लोगों के अच्छे मार्क्स आए थे उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी, खुद पे काफ़ी काम किया, और वो चीज़ें जो थोड़ी सी भी इंटरव्यू में इम्प्रूव हो सकती थी वो मैंने इम्प्रूव की। और मेरा इंटरव्यू था, फिर जैसा कि मैं बता रहा था, मैं हमेशा अपने भाइयों को लेके जाता हूँ, तो मैं वापस हम 4-5 लोग इकट्ठे गए इंटरव्यू में। इस बार भी काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस लेके गया था। एक चीज़ थी कि पिछली बार मैं इंटरव्यू में खुद को कुछ प्रूव करने के लिए गया था कि यार नहीं, अपन को कुछ प्रूव करना है कि अपन डिज़र्व करते हैं और एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। इस बार मैं जब इंटरव्यू देने गया तो मुझे बस ये था कि मेरे को इस माइंडसेट से जाना है कि वहाँ जो 5 लोग बैठे होंगे इंटरव्यू में, मैं उनसे आराम से बात कर पाऊँ, मैं बस अच्छे से बात कर पाऊँ, और मुझे कुछ नहीं करना। मुझे ना ये प्रूव करना है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ना मुझे कोई मार्क्स स्कोर करने हैं। मैं इस माइंडसेट से इंटरव्यू में गया था इस बार। मुझे खुशी है कि मेरे इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा स्कोर भी रहा है। इस बार 190 मार्क्स मैंने इंटरव्यू में लिए हैं, और उस वजह से ही मेरी रैंक आई है। इंटरव्यू हो गया और फिर फाइनल जब रिज़ल्ट आया, मेरे कुछ दोस्त थे, वो पहले ही दोस्तों की आदत होती है कि वो परेशान करने लग जाते हैं कि यार कौन सी फ़ोटो डालूँ, तू बता दे, अब तो IAS बनने वाला है। जिस दिन रिज़ल्ट आता है उस दिन तो बहुत ज़्यादा ऐसे चिंता अलग ही होती है कि यार होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। अब लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मैंने फ़ोन रख दिया साइड में। मैंने कहा मेरे को किसी से बात ही नहीं करनी,
और उसका कॉल भी आ रहा था एक्चुअल में, तो मैंने फ़ोन साइड में रख दिया। मैंने कहा अभी किसी से बात नहीं करनी। उस दिन रिजल्ट आने वाला था, ये तो पता ही था, बट मैंने फ़ोन साइड में रख दिया। अब उसका फ़ोन आया, फिर एक दो दोस्तों का और फ़ोन आया। मैंने कहा अरे पता नहीं क्यों परेशान कर रहे हैं। फिर वो फ़ोन बंद ही नहीं हो रहा है, वो बजे ही जा रहा है, बजे ही जा रहा है, बजे ही जा रहा है। और मेरे सारे घर वाले बैठे हुए थे, एक ही रूम में बैठे हुए थे, और वो फ़ोन बजे ही जा रहा था। तो मम्मी ने बोला एक बार तो उठा ले, क्या होगा, पता नहीं, क्या पता रिजल्ट आ गया हो। तो मैंने फिर फ़ोन उठाया, और वो फ़ोन उठाते ही देखा कि फाइनली चलो हो गया है। काफ़ी अच्छा लगता है। आपको पता है एक चीज़ थी जिसके लिए आपने बचपन में सोचा था, आपने एफर्ट भी मारे थे। 2017 में मैंने ट्राई भी किया था, बट फाइनेंशियल रीजंस की वजह से छोड़ना पड़ा था बीच में। फिर जॉब करके, जब मैंने 2017 में एग्ज़ाम दिया था तो मैं 21 साल का था। जब मैंने जॉब छोड़ी 2020 में, तब मैं था 24 साल का। अब जब मेरा हो चुका है तब मैं वो 27 साल का। तो समझ रहे हो इस प्रोसेस में कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, और कैसे किसी चीज़ के लिए अपन इतने टाइम से लगे हुए थे, और फाइनली जब अपना हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है, काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। एग्ज़ाम में होना या नहीं होना, देखो ये एक अलग चीज़ है, बट अभी तो मान लो मेरा हो गया और मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया गया, इस मंच पे आने का मौका दिया गया कि मैं आप सभी के साथ बात कर पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ। बट अगर मान लो वापस से मेरा किसी रीज़न की वजह से नहीं होता, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो बहुत डिज़र्व करते हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है या फिर वो इस लायक नहीं है कि वो यूपीएससी में सेलेक्ट होकर देश की सेवा नहीं कर सके। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात ऐसी है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम ना 11 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 6 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं प्रीलिम्स का, उसमें से लगभग 12 से 13 हज़ार लोग मेंस का एग्ज़ाम देते हैं, और 2000 से 2500 लोग इंटरव्यू देते हैं, और उसमें से सेलेक्ट होते हैं केवल 800-900 लोग टोटल। तो सिलेक्शन रेशो ही इतना कम है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी आप कोशिश कर लो, बट वो 800-900 लोग ही सिलेक्ट होंगे। अब वो जो बाहर बच गए वो कुछ नहीं कर सकते, मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता। उसमें सिलेक्शन रेशो ही इतना कम है, सीट्स ही इतनी कम है, तो इसलिए सिलेक्शन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और देखो बाकी सारी एग्ज़ाम्स में क्या होता है ना कि जैसे आईआईटी की एग्ज़ाम तुमने दी, जेईई की जो एग्ज़ाम होती है, उसमें अगर तुमने 2 साल बहुत मेहनत की है, अच्छे से मेहनत की है और सही तरीके से मेहनत की है, तो हमको पता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता। यूपीएससी में तुमने सब कुछ सही किया है, सारी चीज़ें सही की है, हर पेपर में सब कुछ सही किया है, बट हो सकता है तुम लिस्ट में हो ही ना। जैसे मैं बता रहा था ना, लास्ट ईयर मेरे 2 पेपर मिला के 55 नंबर कम हो गए थे। अभी इस साल भी वो जो ऐसे का पेपर था जिसमें 2020 में मेरे 135 नंबर आए थे, 2021 में मेरे आए उसमें 95, और 2022 में आए मेरे 96। तो मुझे भी नहीं पता मतलब क्यों कम आए हैं। और कुछ दोस्त हैं जिनके 140 से 70 हो गए हैं, कुछ है जिनके 90 से 140 हो गए हैं। तो किसी को कुछ पता नहीं है, इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है इस प्रोसेस में। तो आप भी जब भी किसी को देखते हैं तो हमको ये चीज़ समझनी चाहिए कि यूपीएससी के एग्ज़ाम प्रोसेस ना केवल डिफ़िकल्ट है बल्कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेन भी है। मतलब आप कुछ कह नहीं सकते कि किसका होगा किसका नहीं होगा। और एक ये भी चीज़ है कि जैसे मैं बता रहा था, जब मैं जॉब में था तो मैंने साथ में और भी चीज़ें कर रहा था, ताकि अगर मान लो मेरा नहीं होता यूपीएससी में तो मेरे को जॉब के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े। तो यूपीएससी की इस पूरी प्रोसेस में भी मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी हैं जिनको अगर अपन मान लो वापस जॉब में जाना है तो अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया है ना, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, अपनी प्रिपरेशन को कैसे सिंप्लीफाई करना है। और मतलब मैं तो बहुत सारे लोगों की हेल्प लेता था। मैंने जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो सब लोग अलग अलग रह के प्रिपरेशन करते थे। मैंने एक ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप में अभी कम से कम 20-25 लोग हैं। फिर मेरे को किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ती थी, जैसे मान लो मुझे कोई टॉपिक प्रिपेयर करना है, मैं उस ग्रुप में डाल देता था। अब वो ग्रुप में अगर किसी ने करा हो प्रिपरेशन तो वो मेरे को भेज देता था। तो मेरे को समझ रहे हो मेरी मेहनत कम हो गई। मैं तो यहाँ तक कि मेरे भाइयों से, जो मेरे भाई अभी यहाँ पे आए थे, मैं तो उससे अपने नोट्स बनवा लिए थे कुछ टॉपिक्स के, क्योंकि वो सीए है तो इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स थे उसमें मैं हेल्प लेता था। मैंने उसकी इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प ली है। तो ऐसे एक जो नेटवर्किंग है वो भी मैंने इस यूपीएससी की प्रोसेस में सीखा है। मैंने नए दोस्त भी बनाए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यूपीएससी की प्रोसेस डिफ़िकल्ट है, लॉन्ग है, अनसर्टेन है, ये तो सबको पता है। बट इस प्रोसेस में ना हर एक इंसान की कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी होती है। मतलब कोई तो एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने को वो खुद बनाती है। उस चीज़ को लेकर हमको बहुत प्राउड फील होता है। तो जो भी यूपीएससी की जर्नी में है, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि इस प्रोसेस में चाहे हमारा नहीं हो सिलेक्शन, बहुत बुरा लगेगा। मतलब और जिसका नहीं होता उसी को पता है कितना बुरा लगता है। बाकी सब लोग तो देखते हैं, वो तो शायद जज भी कर ले आपको, बट आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत की होगी, फिर भी आपका नहीं हुआ। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस प्रोसेस में जो हम खुद है ना, जो हमारी स्पेशल क्वालिटी है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि यूपीएससी की प्रोसेस से बाहर निकले और हम वो इंसान ना रहें जो हम थे जब इस प्रोसेस में अंदर आए थे। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
जब मेरा पिछली बार नहीं हुआ था तो मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं मेरा एक जो चार्मिंग नेचर है, जो मेरे को सबसे बात करना पसंद लगता है, मेरे को सोशलाइज़ करना पसंद लगता है, मेरे को कहीं कहीं पे जाना पसंद लगता है, वो चीज़ें थोड़ी सी कम हो रही थी। तो इसलिए मैंने इंश्योर किया कि यार ये कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये हो जाता है ना तो लाइफ में कॉन्फिडेंस गिर जाता है। और कॉन्फिडेंस मैंने बताया, मैं फेक कॉन्फिडेंस लेके प्रीलिम्स क्लियर किया था, तो ये कम नहीं होना चाहिए लाइफ में। तो मेरे को जब भी मौका मिलता था, जैसे ही मेरी मेंस की एग्ज़ाम ख़त्म हुई तो मैं घूमने निकल जाता था, मैं मेरे दोस्तों के पास चले जाता था, मैं पहाड़ों में ट्रैकिंग करने चले जाता था, राफ्टिंग करने चले गए, कुछ भी करने चले गए, तो मैं कुछ ना कुछ करता रहता था, जिससे क्या है कि कॉन्फिडेंस बना रहे, अपन और भी चीज़ें करते रहे, और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहे, इस साइकिल में ही ना फंसे रह जाए। तो यही है, मुझे अच्छा लग रहा है कि एक मंच मिला और मुझे चीज़ें शेयर करने का मौका मिला। हिमांशु जी, किसी की सफलता में किसी न किसी का हाथ होता है, तो मैं जानना चाहता हूँ आपकी सफलता में ऐसे कौन से शख्स हैं जिनका भी हाथ रहा है? एक शख्स का नाम लेना तो बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, तो मैं जिनका भी काफ़ी बड़ा हाथ रहा है इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी जर्नी में, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। नर्सरी से 10th तक एक विवेकानंद स्कूल है गंगापुर सिटी में, वहाँ पे पढ़ा हूँ। तो वो स्कूल के जो प्रिंसिपल है, जिनको हम प्यार से हेड सर बुलाते हैं, उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है मेरी ज़िंदगी में। उन्होंने जो वैल्यूज़ दिए हैं, उन्होंने जो भी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं मुझे, मैं काफ़ी मतलब मेरी ज़िंदगी के लगभग 12 साल मैंने उनके साथ बिताए हैं, तो उन्होंने जो वैल्यूज़ दिए हैं वो मेरे साथ अभी तक हैं। तो जो नींव रखने में उनका बहुत ही बड़ा हाथ है, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और दूसरा, 11th और 12th में मैंने DS साइंस एकेडमी से अपनी पढ़ाई की थी। तो DS साइंस एकेडमी के प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं उमेश सर, और उमेश सर का बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। अब मैं उनके बारे में एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। ये मैंने अपने इंटरव्यू में भी बताया था बोर्ड के सामने लास्ट ईयर 2021 में, जब मैं बता रहा था कि 11th में मुझे भी IIT जाना था, बट फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी। तो वो उमेश सर थे, जिन्होंने मेरे को भरोसा दिलाया था कि तू क्यों चिंता करता है, हम है ना अपन यहीं से JEE निकालेंगे और IIT पहुँचेंगे। उन्होंने 2 साल तक बहुत मेहनत की मेरे साथ, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमको पुश किया, और उन्हीं की वजह से था कि हमारा जो बैच था उसने ऐसा रिज़ल्ट दिया गंगापुर सिटी में, जिसकी लेगेसी अभी तक कंटिन्यूड है। अब हर साल यहाँ से इतने सारे बच्चे निकलते हैं जिनको कोटा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो IITs में जाते हैं, NITs में जाते हैं, वो नीट के थ्रू अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं। तो उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है एजुकेशन में एक रिवॉल्यूशन लाने में गंगापुर सिटी में। और यही चीज़ मैंने लास्ट ईयर अपने इंटरव्यू में शेयर भी की थी बोर्ड के साथ, कैसे एक इंसान है जो इतना बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकता है, और कैसे जो मैं बता रहा था ना कि लाइफ में कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए, कैसे कॉन्फिडेंस के भरोसे कई बार काफ़ी चीज़ें हो जाती है। और एक और चीज़ है कि जब मैं जॉब ज्वाइन कर रहा था, जब मैं जॉब में था, तो भी उमेश सर मेरे को हमेशा पुश करते रहते थे कि तू क्यों जॉब कर रहा है, तूने क्यों जॉब छोड़ दी, वापस से क्यों नहीं तैयारी कर लेता। तो एक ऐसा एक वक्त था जब मैं अपने जॉब कर रहा था, जब मैं बैठा था अपने ऑफिस में, रात के 11 बज रहे थे, और उमेश सर ने मेरे को कॉल किया रात के 11 बजे। मतलब कोई टीचर आगे से कॉल नहीं करता है जनरली, बट सर ने मेरे को 11 बजे रात को कॉल किया। उन्होंने बोला कि तू जॉब छोड़, तू बता तेरे को कितनी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, कितनी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, मैं तेरे को हर महीने उतना तेरे अकाउंट में सीधे आ जाएंगे, तू कुछ मत कर, तू बस आ, तू तैयारी कर, और सब कुछ तेरे लिए मैं करूँगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है कि कोई इंसान इतना कॉन्फिडेंस दे दे आपको। मतलब एक तरह से उन्होंने अपनी हथेली खोल के रख दिया कि तू कर, अगर तू गिरेगा तो इससे नीचे नहीं जाएगा, मतलब इससे ऊपर ही रहेगा, इसके ऊपर ही मैं उठा के रखूँगा तेरे को। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। हिमांशु जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कभी जीवन में इस जर्नी में आपको कभी कोई तनाव आया कि मुझे तनाव की वजह से मुझे घर लौट जाना चाहिए, पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए, तैयारी बंद कर देनी चाहिए, ऐसा कभी कुछ हुआ? बिल्कुल, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया कि मैं अपनी जॉब थी मेरी पुणे में, तो वहाँ मेरे काफ़ी दोस्त थे, और मुझे पसंद है दोस्तों के साथ मिलना, सोशलाइज़ करना, नई नई जगह घूमना, नई नई चीज़ें देखना, नई नई चीज़ें सीखना। बट मैं आ गया था गंगापुर सिटी में। अब गंगापुर सिटी बहुत छोटी सी जगह है, और यहाँ मेरे दोस्त हैं काफ़ी, बट अभी यहाँ कोई नहीं रहता है। तो इस पूरी प्रोसेस में मैं घर पे तो था, बट मेरे पास कोई बात करने के लिए कोई नहीं होता था। तो ऐसा कई बार हो जाता था कि लोनली फील होता था। घर वालों के साथ अपन ज़रूर शेयर करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है ना कि दोस्तों के साथ मिलने का मन कर रहा है, कहीं बाहर जाके घूमने का मन कर रहा है। और UPSC की प्रिपरेशन थी, उसमें कुछ हो भी नहीं रहा था, अपन आगे भी नहीं बढ़ रहे थे। UPSC की एक दिक्कत क्या है कि जैसे मान लो कल रिजल्ट आया, 23 को रिजल्ट आया था, तो अगर लिस्ट में नाम आ गया तो आप सब कुछ हो। अगर मान लो किसी भी रीज़न से अगर आप लिस्ट में नहीं आए तो आप कुछ नहीं हो, आपको वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और UPSC में आप ऐसी कोई चीज़ नहीं सीख रहे हो जिससे आप आगे जाके कोई जॉब ले लो बाद में ना, टीचिंग वगैरह लाइन में जा सकते हो, बट और कोई स्किल डेवलप नहीं हो रही है। तो मेरे को
उस चीज़ से काफ़ी दिक्कतें होती थी। जैसे मैंने बताया ना कि मेरे को लग रहा था कि मेरा जो चार्म है, मतलब मेरे को जो चीज़ें करना पसंद है, एक जो पर्सनैलिटी होती है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। तो उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए मैं विपासना भी गया था एक बार। वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। 10 दिन वहाँ पे मैंने बिताए थे जयपुर में। और मैं रनिंग भी करता था काफ़ी ज़्यादा। जब भी मेरे को ऐसा कुछ लगता है कि अच्छा फील नहीं हो रहा है या फिर कुछ ऐसा दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है, तो मैं हमेशा रनिंग के लिए जाता हूँ और भाग के आता हूँ और मुझे काफ़ी रिफ़्रेश्ड और अच्छा फील होता है। और जब भी ऐसा तनाव फील हो रहा है और एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है तो मैं कहीं घूमने चले जाता हूँ, तो मेरा माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। ये थे हिमांशु जी मंगल। हिमांशु जी मंगल का आपका इंटरव्यू कैसे लगा, ये आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। देश की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम यूपीएससी में 288वीं रैंक प्राप्त कर गंगापुर से सहित राजस्थान का नाम रोशन किया है। मूलतः सपोर्टरा के नारोडांग के रहने वाले हैं, काफ़ी समय गंगापुर सिटी आ गए थे। और हिमांशु जी से आपको सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनका यूट्यूब चैनल है, इनका टेलीग्राम है, अन्य कोई सोशल मीडिया से आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके आपको लिंक डाल दिया जाएगा। हिमांशु जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला।